हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष अधिगम एवं शिक्षण इकाई 2 का हम अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 2 में हमने बहुत कुछ अध्ययन किया। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम प्रत्यक्षीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में दूसरा पॉइंट है। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ, हमने अर्थ और परिभाषा के बारे में एक वीडियो बनाया, फिर प्रत्यक्षीकरण की विशेषताओं के बारे में दूसरा वीडियो बनाया, और तीसरा वीडियो बनेगा जो प्रत्यक्षीकरण का शिक्षा में महत्व। हमने प्रत्यक्षीकरण के बारे में अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। अब हम प्रत्यक्षीकरण का शिक्षा में महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे कि भी प्रत्यक्षीकरण का शिक्षा में क्या महत्व है। हमने इतनी सारी सब चीजें पढ़ी, तो शिक्षा में उसका क्या रोल है, शिक्षा में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण है। मैं एक बार वापस से प्रत्यक्षीकरण के बारे में कुछ बता देता हूँ कि प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया को माना जाता है जो संवेदनाओं के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो संवेदनाओं के माध्यम से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अर्थनिहित नहीं होता है। जैसे संवेदनाओं के माध्यम से जैसे हमने कोई आवाज आई, तो आवाज से हम पता नहीं कर सकते कि वो आवाज किसकी है, कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। लेकिन जब हम प्रत्यक्ष रूप से उसको देखते हैं तो हमें अवगत होता है कि वो आवाज किसी पक्षी की है और वो कहाँ से आ रही है और क्यों कर रही है। तो उसको बोला है कि प्रत्यक्षीकरण में ही अर्थ निहित होता है, यानी अर्थ पूरा भावार्थ मालूम पड़ता है कि क्या चीज है, कहाँ से आ रही है। ठीक है। और विशेषताओं में हमने समायोजन है, एकता, दृढ़ता, तारतम्यता, दृढ़ता और प्रयास, ये सभी की चीजों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया। आज हम प्रत्यक्षीकरण का शिक्षा में महत्व। शिक्षा में प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्षीकरण के आधार पर बालक की ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री मोंटेसरी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में शिक्षा शास्त्री मोंटेसरी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। भला है कि शिक्षा शास्त्री मोंटेसरी, जो आज आपने देखा होगा कि मोंटेसरी के नाम से कई स्कूलें खुली हुई है, उन्होंने खेल विधि के माध्यम से एक नई शिक्षण विधि लाई थी। तो इन्होंने इस प्रत्यक्षीकरण मतलब कि जो टॉपिक है उस पर भी बहुत इन्होंने योगदान दिया। उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति द्वारा ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित 2 पद्धतियां बताई थी। 2 पद्धतियां प्रतिपादित की। दो पद्धतियां प्रतिपादित की। कौन कौन सी? पहले थी कि एक समय में एक वस्तु सीखने का सिद्धांत। एक समय में एक वस्तु सीखने का सिद्धांत। एक वस्तु सीखने का सिद्धांत। और दूसरा था क्रिया का सिद्धांत। यानी एक समय में एक ही वस्तु सीखने का सिद्धांत। हम एक समय में एक ही वस्तु के बारे में जान सकते हैं, उसके एक ही वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी 1 से 2 वस्तु के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करने जाएंगे तो दोनों ही वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा है क्रिया का सिद्धांत। क्रियाओं के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करना है, क्रियाओं के द्वारा ज्ञान सीखना। अब इसके बाद में बालकों का ज्ञानार्जन संवेदना और प्रत्यक्ष ज्ञान की मानसिक क्रियाओं द्वारा होता है। बालक जो ज्ञान प्राप्त करता है, बालक ज्ञान प्राप्त करता है
बालक ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया कौन कौन सी है? संवेदना और प्रत्यक्ष ज्ञान किसके माध्यम से करता है? एक तो संवेदना और प्रत्यक्ष ज्ञान। और जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो है प्रत्यक्ष ज्ञान। संवेदना यानी जब हम किसी चीज के बारे में मतलब है कि हमको पता तो चलता है कि कहीं जैसे आवाज कहाँ से आ रही है या सूर्य कहाँ से उग रहा है, लेकिन हम उस प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, तभी हमें उसको प्रत्यक्षीकरण होता है, हमें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। हर कार्य के लिए संवेदना जरूर होती है, हर कार्य के लिए हमें आभास जरूर होता है, लेकिन प्रत्यक्ष यानी स्थायी ज्ञान हमें प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा ही मिलता है। ठीक है, वह ज्ञानेंद्र के माध्यम से संवेदना का अनुभव करता है और प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है। अतः यह आवश्यक है कि बालक की ज्ञानेंद्र स्वस्थ अच्छा हो, यानी बालक की ज्ञानेंद्रिय का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। यानी बालक की ज्ञानेंद्रिय का स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी वो हर प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। दूसरा है शिक्षक का यह कर्तव्य है कि बालकों को ज्ञानेंद्रिय को स्वस्थ बनाने का दिशा में प्रयास करे। दूसरा है कि शिक्षार्थी की ज्ञानेंद्रियों को स्वस्थ बनाने का प्रयास करें। शिक्षक ही बालक की ज्ञानेंद्रियों को स्वस्थ बनाने में सहयोग दे सकता है। शिक्षक ही उसके ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील कर सकता है, उनकी ज्ञानेंद्रियों को सक्रियता कर सकता है। एक टीचर ही एक बालक के अंदर हर तरह की ऊर्जा पैदा कर सकता है, यानी टीचर के ऊपर ही होता है। उससे बालक की विभिन्न ज्ञानेंद्रियों, अब ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी? आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा को स्वस्थ बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, यानी ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्रिय करना चाहिए। चौथा है बालक को ऐसे कार्य दे जिससे उसकी ज्ञानेंद्रियों में ऊर्जा पैदा हो, उत्पन्न। यानी एक टीचर ही ऐसे कार्य दे सकता है जिससे उसके मतलब ज्ञानेंद्रियों में ऊर्जा पैदा हो, ज्ञानेंद्रिया क्रियाशील हो, तो उसे ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करके बालक के मन की प्रक्रियाओं को सही मार्ग पर ले जा सकता है। एक टीचर ही उसकी ज्ञानेंद्रियों को, बालक की ज्ञानेंद्रियों को सही मार्ग पर ले जाने का कार्य कर सकता है। यानी कोई ना कोई अपने एक विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी गतिविधियां, ऐसी पाठ्य सहगामी क्रियाओं को संचालन करना चाहिए जिससे बालक उनमें सहभागिता निभाते हुए अपने ज्ञानेंद्रियों को स्वस्थ बना सके, अपने ज्ञान को, बनाए कि अपने अनुभव को और बढ़ा सके और आगे से आगे ज्ञान बढ़ा सके। और इस जब ज्ञानेंद्रिया स्वस्थ होगी तो उसको ज्ञान भी प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और अपने ज्ञान को आगे से आगे बढ़ाता रहेगा। ये थे अपने प्रत्यक्षीकरण का शिक्षा में महत्व। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो व्हाट्सअप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।